नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। देश की सियासत में इन दिनों चौकीदार बनाम चोर की जंग खूब छाई हुई है। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा उछाला तो जवाब में प्रधानमंत्री ने खुद को चौकीदार बताते हुए ये चौकीदार चौकन्ना है कह दिया। लेकिन अब ये जंग पहुंच गई है सोशल मीडिया पर और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर अपना नाम चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया। उनकी देखा देखी कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी, सरकार समर्थकों ने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया, जिसका सिलसिला अभी तक जारी है और ये मुहिम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। ट्रेंड करने का मतलब सोशल मीडिया पर चौकीदार ये शब्द हिट हो गया है। मैं भी चौकीदार, इस तरह के हैशटैग्स हिट हो रहे हैं, लोग इससे जुड़ रहे हैं। ऐसे में चौकीदार नाम से विपक्ष क्या आगे कोई हमला कर पाएगा, क्योंकि आम लोग इससे अब जुड़ चुके हैं। इसी गरमाई हुई सियासत पर आज देश की बात होगी, चौकीदार का चैलेंज। मगर सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट कर आएंगे तो खास मेहमानों के साथ करेंगे देश की बात। ये पूरा देश देख रहा है कि चौकीदार की चौकसी से कैसे भ्रष्टाचारी बौखलाए हुए हैं। पीएम मोदी ने जब से खुद को चौकीदार कहना शुरू किया है, सियासत ने नई करवट ले ली है। उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। मोदी ने कहा कि वो देश के चौकीदार हैं और उनकी चौकीदारी में भ्रष्टाचार देश को छू भी नहीं सकता। और जैसा कि होता रहा है, विपक्ष ने भी शब्द पकड़ा और पलटवार की कोशिश में खूब तंज कसे। राहुल गांधी ने तो चौकीदार चोर है का नारा दे दिया। हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। लेकिन सियासत के अखाड़े में अगली बारी पीएम नरेंद्र मोदी की थी। मोदी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए खुद के नाम के आगे ही चौकीदार लगा दिया और सोशल मीडिया पर अपना नाम कर दिया चौकीदार नरेंद्र मोदी। इसके बाद सरकार के मंत्रियों ने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगाना शुरू किया और देखते ही देखते मोदी समर्थकों के नाम के आगे चौकीदार लगाने की होड़ शुरू हो गई। आलम यह था कि इस मुहिम से जुड़े हैशटैग्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। जो भारत चाहता है कि भारत विकसित हो, भारत में प्रगति हो, भ्रष्टाचार रुके और जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ लड़ाई हो, वो सब इस पूरे मुहिम में जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं। ट्विटर पर तो हैशटैग मैं भी चौकीदार टॉप वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करता नजर आया। यहां यह देखना दिलचस्प है कि 2014 के चुनाव के दौरान भी पीएम ने इसी तरह चाय वाला मुहिम चलाई थी, जिसने पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में माहौल बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधान सेवक कहा, जो काफी चर्चा का विषय बना। अब चुनाव से पहले मोदी ने खुद के नाम के आगे चौकीदार लगाकर विरोधी खेमे को सुरक्षात्मक खेलने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि पलटवार की कोशिश थमी नहीं है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर चौकीदार चोर है कि अपने तंज जारी रखे, तो प्रियंका गांधी ने भी यूपी के प्रयागराज से काशी तक अपनी गंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि चौकीदार अमीरों का होता है, जबकि किसान चौकीदार नहीं रखता। धर्म के मुद्दे, जात पात के मुद्दे, ये सब उठाए जाते इसलिए हैं क्योंकि आपका विकास नहीं हो रहा है। सरकार को विकास करना चाहिए, आपकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। जो वर्ग, जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जो कमजोर हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी कम्युनिकेशन के माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं। जनता तक पहुंचने का उनका यह नया भावनात्मक जरिया फिलहाल काम करता दिख रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या चौकीदार का तमगा 2019 के मुकाबले में जीत दिला पाएगा? विपक्ष के पास मैं भी चौकीदार मुहिम का क्या जवाब है? और क्या चौकीदार को चोर कहना कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है? ऐसे तमाम मुद्दे आज देश की बात में। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की बात, लेकिन सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, 20 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखते हैं। राजनीति में आने से पहले पत्रकार भी रहे, दोपहर का सामना के एडिटर भी रह चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विकास गुप्ता हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पेशे से वकील हैं, लेखक भी हैं, विपक्ष की राजनीति पर खुलकर राय रखेंगे हमारे सामने। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील सिंह, जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के, पेशे से नेत्र चिकित्सक हैं, जाने माने, देश की राजनीति पर गहरी पकड़ भी रखते हैं। डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
हमारे साथ हैं राजकुमार भाटी जी, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से लॉ ग्रेजुएट हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं शांतनु गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूथ फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक हैं, सामाजिक, राजनीतिक और विकास के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और एक्सेलराई से पढ़ाई की आपने। शांतनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं टी.आर. रामचंद्रन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशक से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखते हैं और देश के बड़े मीडिया समूहों में काम करने का अनुभव भी रखते हैं। टी.आर. रामचंद्रन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं शो की, जिसकी शुरुआत हम करते हैं रैपिड फायर राउंड से। 3 सवाल हम पूछेंगे, हमारे मेहमानों को हाँ या ना में जवाब देना है और अगर वो चाहें तो नो कमेंट्स भी कह सकते हैं अगर हाँ या ना में उनका जवाब नहीं है तो। शुरुआत सबसे पहले रैपिड फायर राउंड के पहले सवाल से। पहला सवाल ये कि क्या कांग्रेस के पास चौकीदार जैसी मुहिम का कोई जवाब है? प्रेम शुक्ला? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नो, ऑलराइट। विकास जी, कोई जवाब है? ओके, है। डॉक्टर सुनील? नहीं। राजकुमार जी? नो कमेंट। नो कमेंट्स। शांतनु जी? मुझे लगता है नहीं है जवाब। नहीं। टी.आर. रामचंद्रन? नहीं है। और क्योंकि ये पूरा मुद्दा राफेल से शुरू हुआ तो इसलिए दूसरा सवाल है हमारा राफेल से जुड़ा हुआ। क्या अब राफेल का मुद्दा 2019 में बेअसर साबित हो रहा है? प्रेम शुक्ला? जी हाँ, कोई मुद्दा ही नहीं है, अनावश्यक पर गढ़ा गया मुद्दा है। ऑलराइट। विकास गुप्ता जी? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। डॉक्टर सुनील? कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के लिए बैकफायर कर गया है। बैकफायर कर गया है, यानी कि बेअसर साबित हो रहा है। राजकुमार भाटी जी? नहीं, ये मुद्दा रहेगा चुनाव में। रहेगा। ऑलराइट। शांतनु जी? जी हाँ, अब ये बेअसर साबित हो रहा है। बेअसर साबित हो रहा है। ऑलराइट। टी.आर. रामचंद्रन जी? मुद्दा रहेगा। मुद्दा रहेगा, बेअसर साबित नहीं हुआ इससे। ओके, अब आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड का। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की दावेदारी को मजबूत कर पाएंगी? प्रेम शुक्ला? बिल्कुल नहीं। नहीं। विकास गुप्ता? हाँ जी। जी। डॉक्टर सुनील? नो कमेंट। नो कमेंट्स। राजकुमार भाटी जी? नो कमेंट। नो कमेंट्स। शांतनु गुप्ता? नहीं। नहीं। टी.आर. रामचंद्रन? जी कर पाएंगे। चलिए, था हमारा रैपिड फायर राउंड। फटाफट से अब कड़क सवाल की बारी। कड़क सवाल हम पूछते हैं अपने देश की जनता से। सीधा सा एक सवाल है हमारा। कड़क सवाल में हाँ या ना में हमारे देश की जनता को जवाब देना है। सवाल है, मोदी की चौकीदार मुहिम क्या पहले वाली चाय वाला की तरह जादू दिखा पाएगी इस बार? यह है कड़क सवाल। हाँ या ना में आपको जवाब देना है। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो @Zee Business ऑनलाइन पर जाएं, यस या नो, हाँ या ना में अपना जवाब दें। और अगर ट्विटर यूज करते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है @Zee Business, वहां पर जाकर हाँ या ना में आप अपना जवाब दें। और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी रुझान होगा उस पर थोड़ा सा विश्लेषण करने की भी कोशिश करें अपने मेहमानों के साथ। चलिए, अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। और चर्चा की शुरुआत हम करते हैं प्रेम शुक्ला जी आपसे। प्रेम शुक्ला जी, आपने कहा कि प्रियंका की दावेदारी, चलिए प्रियंका की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चौकीदार वर्सेस चोर का जो मसला है वो पूरे राफेल से जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि बेअसर साबित हो रहा है राफेल का मुद्दा। आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास चौकीदार जैसी मुहिम का जवाब नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अब आपने इस मुहिम से, बीजेपी ने ये कम से कम साबित कर दिया है कि आप राहुल गांधी को अपना सबसे बड़ा राइवल मानते हैं? क्योंकि राहुल गांधी के एक नारे के बाद आपने इतनी बड़ी मुहिम शुरू की है, यानी कि आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से यह कहने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के सबसे बड़े राइवल, आप माने या ना माने, लेकिन राहुल गांधी है इन चुनावों में।
हमारे राइवल है कि नहीं है, एक बहुत भयंकर किस्म के भ्रष्ट जालसाज 420 किस्म के व्यक्ति राहुल गांधी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रही। नेशनल हेराल्ड के मामले में ये सामने बात आई है कि वो 420 की केस में नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग को 5,000 करोड़ रुपयों के माल का गबन कर रहे थे। उसमें श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और उनके साथी शामिल थे। और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जज साफ तौर पर कहता है, उनके लिए शब्द प्रयोग करता है फ्रॉड। तो जिसके लिए फ्रॉड जैसे शब्दों का प्रयोग दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में होता हो, वो दूसरे के बारे में जब कहेगा, और रफाल के बारे में विशेष करके कि 59,000 करोड़ रुपए की कुल डील है, 30,000 करोड़ रुपए की अधिकतम ऑफसेट डील है, उसमें 100 से अधिक ऑफसेट के वेंडर्स हैं, उसमें से एक छोटा सा वेंडर कोई एक कंपनी है, उसकी जेब में कह रहा हूं 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। आपने बोफोर्स का मामला सुना था, क्वात्रोकी के अकाउंट में कैसे पैसे गए थे। एक फर्टिलाइजर का एजेंट, उसके पास एक आर्म्स कंपनी उसके अकाउंट में पैसे डालती है, उस पैसे को ट्रेस किया जाता है, उस पैसे को सीज किया जाता है। 89 से 87 से लेकर 98 तक उस अकाउंट को छुआ नहीं जाता, लेकिन जैसे वाजपेयी जी की सरकार आती है अकाउंट सीज होता है, और जैसे ही सोनिया जी के नेतृत्व वाली सरकार आती है वैसे ही उस अकाउंट को डिफ्रीज करके उस अकाउंट का पैसा ले जाने दिया जाता है। तो एक तरफ साफ तौर पर भ्रष्टाचार के मामले दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक एजेंडा सेट किया, प्रेम शुक्ला, उन्होंने एक एजेंडा सेट किया, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पैसा और आप उनके एजेंडे में आ गए। नहीं, उन्होंने एक नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे चाय वाला कहकर जो है मणिशंकर अय्यर ने अवमानना करने का प्रयास किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 2014 में, और चाय पर चर्चा करके उनके द्वारा हमारे ऊपर फेंके गए पत्थर को हमने पारस पत्थर में तब्दील करने का कौशल्य जो है आदरणीय मोदी जी ने दिखाया। उसी तरह से चौकीदार चोर है का एक झूठा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन चौकीदार कैसे चौकन्ना है। भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टों को कष्ट है, मोदी जी से किसको कष्ट है? जो भ्रष्ट है। मिशेल मामा जेल में है, रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी बेल पर है, स्वयं राजकुमार जी नामदार साहब बेल पर है, उनकी माता जी बेल पर है, चिदम्बरम जी बेल पर है, अहमद पटेल जांच के दायरे में है, उनके मोतीलाल ओरा जो कोषाध्यक्ष रहे वो बेल पर, पूरी पार्टी एक बेल पर है। और दूसरी तरफ जो बहुत कर्तव्य परायणता से, ईमानदारी से, निष्ठा से, पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, उन पर आप कीचड़ फेंकेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विकास गुप्ता, पोल स्ट्रैटेजी क्या है अब तक समझ में नहीं आई। आप बोल तो रहे हैं कि कांग्रेस के पास चौकीदार जैसी मुहिम का जवाब है, पहले तो बताइए कि इसका जवाब क्या है। आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के बारे में बात ना करें, लेकिन अगर हम कैंपेन स्ट्रैटेजी की अब बात करें, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं रह गया पोलिंग के लिए, आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है, विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास? क्योंकि इस तरह की मुहिम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, बीजेपी ने शुरू की है, वो ट्रेंड हो रही है, लोग उसे आत्मसात कर रहे हैं, लोग उसे समर्थन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लग रहा है कि जो उनकी स्ट्रैटेजी वो काम कर रही है, लेकिन विपक्ष की स्ट्रैटेजी, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी अभी तक समझ में आ नहीं रही है, ना कैंपेन को लेकर ना मुद्दों को लेकर। दीपक जी, विपक्ष की, कांग्रेस की या किसी भी की अगर पार्टी की अगर आप स्ट्रैटेजी देखेंगे तो स्ट्रैटेजी जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं वो होगी। अगर आप देखेंगे कि पहले आपने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूं, फिर आपने कहा कि मैं चौकीदार हूं, और अब आपने नैरेटिव चेंज करने के लिए कहा कि मैं भी चौकीदार, तो आप कहीं ना कहीं देश के ज्वलंत मुद्दों को भटकाने की कोशिश करके नैरेटिव को दूसरा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें भाजपा को सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप अक्टूबर में देखेंगे कि राम मंदिर का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, लेकिन दिसंबर में जो हिंदी हार्टलैंड में 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, उसमें साबित हो गया कि राम मंदिर का नैरेटिव नहीं चलेगा, तो राम मंदिर का नैरेटिव पीछे चला गया। अब जब आपकी सरकार केंद्र में और अधिकांश राज्यों में पिछले 5 साल की थी, तो आप विपक्ष को कैसे भ्रष्टाचार का आरोपी बता सकते हैं? आपने पिछले 5 साल में किन किन जगहों पे आपने इन्वेस्टिगेशन करी, चार्जशीट फाइल करी या किसी को जेल में डाला? अगर आप देखें, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, केंद्र में आपकी सरकार, और आपका 2014 का नैरेटिव कंप्लीटली रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ था। प्रधानमंत्री की हर स्पीच में जीजा जी के नाम की बांसुरी बजाई जाती थी। लेकिन पिछले 5 साल में ना तो आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी, ना चार्जशीट डाली, और ना अगर आपको लगता था कि कोई आरोपी है तो उसको जेल भेजा जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट का, फार्मर डिस्ट्रेस का,
रूरल हेल्थ केयर का, अर्बन हेल्थ केयर का, हाउस, ये जितने बड़े मुद्दे हैं जो आज एक तमाम युवा पूछ रहा है कि मैं अगर पढ़ाई करके इस देश में निकल के बाहर आ रहा हूं तो क्या सारे 20 करोड़ युवा पकौड़े तलेंगे लेकिन देश जो में? रूलिंग पार्टी है सब बीजेपी है, जो पक्ष है वो आपके मुद्दे तो कहीं दिख नहीं रहे ना। आप मुद्दों की राजनीति पर अगर आप कहीं सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे हो तो हम माने। दीपक जी, जब कोई मुद्दे दिख नहीं रहे, आप गाँव- पर्सनल आप एलिगेशंस जब पर मुद्दे, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष पर्सनल एलिगेशंस पर चुनाव लड़ रहा है। दीपक जी, देश की 70% जनता गांव में रहती है। आप जब गांव में जाएंगे, पिछले 5 साल पहले भी जिस किसान को उपज पे 1 रुपए किलो आलू मिलता था और वो 30 रुपए रिटेल में बिकता था, तो 60 महीने मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की आवश्यकता नहीं थी। आप बिचौलियों को खत्म करके कि किसान को 1 रुपए की जगह 3 रुपए मिलते और ग्राहक को 30 रुपए की जगह 15 रुपए मिलते। आप जाके उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में गांव गांव घूमिए तो आपको पता चलेगा कि उनके लिए कि मैं भी चौकीदार, आप मंत्री अपने ट्विटर अकाउंट पे जाकर के डाल दें, वो ट्विटर अकाउंट कोई बहुत बड़ा बदलाव लेके नहीं आएगा उस किसान की जीवन में। लेकिन सर देश का रुझान तो पता चलता है ना। ठीक है, आप चौकीदार थे, देश का रुझान तो पता चलता है ना। चौकीदार हैं तो आप नहीं। दीपक जी, ठीक है, नहीं मैं आऊंगा सर, नेक्स्ट राउंड में आता हूं आपके पास। आप ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, आता हूं आपका सर। डॉक्टर सुनील, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा, आप चाहते तो चौकीदार चोर है वाले एलिगेशंस को इग्नोर कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी उत्तर देने का अवसर मुझे देना चाहिए। प्रेम जी मैं दूंगा, प्रेम जी मैं आऊंगा नेक्स्ट टाइम आपके पास। पहले सबका रिएक्शन ले लेता हूं प्रेम जी, उसके बाद आ रहा हूं सब, एक एक करके सबका रिएक्शन ले लेता हूं। सुनील, आपको लगना चाहिए, आपको नहीं लगता है कि आप इसको इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन आपने इसको पूरे कैंपेन की शक्ल देके, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके समर्थन में भी लोग आए हैं, लेकिन आपने एक तरह से सर्टिफिकेट दे दिया कि राहुल गांधी हमारे सीधे नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी आपने कर दिया इस कैंपेन के बाद। क्या मैं गलत हूं? देखिए डोभाल जी, इसको दूसरे नज़र से देखें। प्रधानमंत्री जी की एक सादगी और विनम्रता बात दर्शाती है कि उन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक या चौकीदार कहा और इस बात को साबित किया कि जिस कदर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की और जब राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और अखंडता पर सब सवाल आया तो उन्होंने जिस तरह कारगर कार्य किए हैं तो वो सही मायने में चौकीदार है, उन्होंने साबित किया। और चौकीदार शब्द को, चौकीदार जितने लोग होते हैं उनको एक सम्मान दिया। चौकीदार एक प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन, एक नोबल प्रोफेशन को सम्मान दिया। उसी तरह अगर प्रधानमंत्री जी पर अगर अटैक करनी थी तो कांग्रेस का ये कौन सी मानसिकता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक उनको सबूत के साथ अटैक करने के बजाय चौकीदार शब्द जो एक नोबल प्रोफेशन है, वो चौकीदार शब्द में ही एक चोर जोड़ दिया कि चौकीदार ही चोर है। ये पता नहीं, ये एक 2-3 चीज दर्शाता है। एक तो आपकी ऐसी मानसिकता है कि आप एक अपोज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चौकीदारों की भावनाओं को आहत हुआ होगा और निश्चित ही चौकीदारों के जो संघ होंगे उस पर कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई के लिए विचार कर रहे होंगे कि कोई व्यक्ति इतनी नोबल प्रोफेशन को, कोई चोर कैसे, मैं चिकित्सक हूं तो मैं कहूंगा मैं चिकित्सक हूं तो कोई चिकित्सक चोर है। ये ऐसा बोलना एक प्रोफेशन के ऊपर एक अवमानना है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के द्वारा। और इस तरह की बात अगर आपको प्रूव करना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके पास 100 तरीके हैं प्रूव करने के लिए। इस तरह के संज्ञा करके आप अपनी ये बात को दर्शाते हैं कि आपके पास सकारात्मक मुद्दों की कमी है और आप ऐसे नकारात्मक स्लोगन गढ़ के जनता के बीच में जाना चाहते हैं। जनता ऐसे नकारात्मक स्लोगन को नकार देगी। ऑलराइट, राजकुमार भाटी, जिस तरह से एलिगेशंस लगाए गए इस पूरे मुद्दे पर, आप भले ये कह रहे हो कि राफेल का मुद्दा 2019 में बेअसर साबित नहीं होगा, रहेगा, आपका जवाब था ये बेअसर नहीं होगा, ये मुद्दा रहेगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ के, एक कदम आगे बढ़ के इस पूरे आरोप को न सिर्फ लिया बल्कि उसको एक मुहिम की शक्ल दे दी, ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष का दांव उल्टा पड़ गया? जिस तरह से ये पूरा ट्रेंड करता हुआ नजर आया और आज तक लगातार न सिर्फ मंत्री बल्कि अब तो सोशल मीडिया पर जितने भी समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं इस मुद्दे पर, तो आपको नहीं लगता है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा विपक्ष के लिए उल्टा पड़ गया? तो डॉक्टर सुनील सिंह जी ने अपनी बात शुरू की सादगी और विनम्रता जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए हम और कुछ भी कह लें, कुछ भी तमगा उन्हें दे लें, उन्हें बहुत महान बता दें, देश का उद्धारक बता दें, चौकीदार बता दें, लेकिन सादगी और विनम्रता जैसे शब्दों का अपमान है उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग करना। विनम्रता उनमें कहाँ, उनके कोई भी भाषण तो विपक्ष को गाली दिए बिना पूरा होता नहीं है। इतना अहंकार उनके भाषण में, एक एक शब्द में टपकता अहंकार।
और सादगी की प्रतिमूर्ति वो है जो दिन में 4-4 बार 5-5 बार कपड़े बदलते हैं, जो 10-10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं। ये सादगी होती है। सादगी देखनी है तो कभी महात्मा गांधी की फोटो देख लिया करें। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आपने कहा कि क्या ये मुद्दा बेअसर हो गया है, ये हो सकता है बेअसर हो जाता, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी ने खूब हार दिया। खुद इसे जो चौकीदार मुहिम चलाकर ये चौकीदार जो हो रहा है आपके चैनल पर, सभी चैनलों पर, सारे अखबारों में, तो एक एक आदमी के पास तक ये खबर जा रही है कि क्या मसला है भैया, ये क्यों चौकीदार कह रहे हैं। तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि राफेल में कोई घोटाला हुआ है, उस घोटाले की वजह से चौकीदार कह रहे हैं। तो ये तो अगर मुद्दा मर भी जाता तो बीजेपी ने नहीं मरने दिया। और एक बात आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट तो खुद कह चुका है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप राष्ट्रवाद की आड़ में, राष्ट्र रक्षा की आड़ में घपले को नहीं छिपा सकते, भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कहा, लेकिन पूरा देश कह रहा है सर, अब तो कि हमारी फाइल पूरा चोरी हो देश गई कह है। रहा है सर, सोशल मीडिया के जरिए, अब तो सोशल मीडिया के जरिए देश कह रहा है कि मैं भी चौकीदार हूं। दीपक जी, सरकार कह रही है हमसे फाइल चोरी हो गई है, फिर काहे की चौकीदारी। और चौकीदार जो मुहिम है ये तो हंसी का पात्र हो रही है पूरे देश में। ऐसे ऐसे लोग चौकीदार बन रहे हैं। नीरव मोदी ने भी ट्वीट कर दिया, नीरव मोदी ने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया। एमजे अकबर ने लगाया तो वहां से बॉम्बे से फिल्मी दुनिया से आपत्तियां आ गई कि अगर आप भी चौकीदार हो तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी इस देश में। एक शरद त्रिपाठी इनके एमपी हैं जिन्होंने 4 सेकंड में 7 जूते मारे, वो भी चौकीदार बन रहे हैं। ऐसे ऐसे चौकीदार अगर होंगे तो खुदा खैर करे, इस देश की रक्षा भगवान ही करे। फिर तो ये चौकीदारी मुहिम तो इन्हें उल्टी पड़ने जा रही है। ये तो इन्होंने मरा मुराया मुद्दा जीवित कर दिया है। को देश की रक्षा के लिए चौकीदार बनना है। ठीक है, ऑलराइट। शांतनु, आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम नया ट्रेंड देख रहे हैं कि हम ट्विटर और फेसबुक के जरिए चुनावी माहौल का हम आकलन करते हैं, चुनावी माहौल को हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो मुहिम जो शुरू की गई है, इसको बीजेपी को पूरा का पूरा समर्थन मिला है सरकार का। अगर कोई चीज ट्रेंड कर रही है और लोग अगर अपने नाम के आगे एक जो भी एक सेट किया गया नैरेटिव है, अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या लगता है, इस पूरी मुहिम को जनता का भी समर्थन है? दीपक जी देखिए, 2014 का जो चुनाव था तो सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन था, भ्रष्टाचार था। चाहे वो कोल घोटाला हो, अगस्ता वेस्टलैंड हो, 2G हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, जीजाजी का लैंड घोटाला हो, ये घोटालों का माहौल था। तो करप्शन मुद्दा नहीं है भारत में, तो शुरू से करप्शन मुद्दा रहा है। बल्कि इतना हो गया था कि कोई भी नेता है तो भ्रष्ट ही होगा, इस भारत का कुछ नहीं होता, ऐसी संज्ञा बन चुकी थी। और अब बहुत कानूनी कदम लिए गए, बड़े बड़े ठोस कदम लिए गए, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो रेरा हो, बैंकरप्सी कोड हो, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स बिल हो, टैक्सेशन ट्रीटीज हो विदेशों के साथ, सब मिला के उसको प्रस्तुत किया है प्रधानमंत्री ने एक शब्द में, मैं चौकीदार हूं। उसे सीमाओं से भी जोड़ सकते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक 1 हो, सर्जिकल स्ट्राइक 2 हो, चाहे सेना का किस तरह सशक्तिकरण किया गया हो। तो अब वो जन जन का बन चुका है। और हमने देखा करोड़ों लोगों ने, जो मैं ट्विटर के टूल्स पे चेक कर रहा था, करोड़ों लोगों ने ट्वीट करा है, करोड़ों लोगों ने फेसबुक पे लिखा है। तो अब अगर आप बोलते हैं चौकीदार चोर है, तो चौकीदार प्रोफेशन की तो आप बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन आप करोड़ों लोगों की साथ में बेइज्जती कर रहे हैं जो अपने आप को चौकीदार मान रहे हैं, देश के रक्षक मान रहे हैं, क्योंकि करप्शन हमारे सबके लेवल पे शुरू हो रहा है। तो अब जैसा प्रेम शुक्ला जी ने कहा, भाई राहुल जी बेल पे हैं, सोनिया जी बेल पे हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कभी हो सकता है। देखिए, एक ले दे के मुद्दा मिला 5 साल में राफेल, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, कैग ने, राष्ट्रपति ने, फ्रांस के डसॉ कंपनी ने, सबने मना कर दिया कि भाई नहीं है। अब वो उसको क्रिएट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कांग्रेस उस मुद्दे को उठा पाएगी, और इस चौकीदार वाले नारे को मुझे लगता है वो खुद ही ड्रॉप कर देंगे। ऑलराइट, दीपक जी मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं आप? बाबा 20 सेकंड दे सकते हैं आप? नहीं सर, नहीं, मुझे सबका रिएक्शन लेने दीजिए भाटी जी। मैं आऊंगा सबके पास, सेकंड राउंड में आ रहा हूं। टी आर रामचंद्रन, आपको क्या लगता है? आपका कमेंट था, क्या राफेल का मुद्दा 2019 में बेअसर साबित हो रहा है? मेरे ख्याल से आपने यस में इसका जवाब दिया, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस के पास चौकीदार जैसी मुहिम का फिलहाल जवाब नहीं है, ये आपका मानना है। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि फिर कांग्रेस या विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं हर फ्रंट पे, चाहे वो कैंपेनिंग के फ्रंट पर हो, चाहे वो मुद्दों के फ्रंट पर हो, चाहे वो गठबंधन का फ्रंट हो, उसमें लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष है और एनडीए है वो लगातार आगे निकल रहा है, एक अपर हैंड है। ऐसे में विपक्ष कहां खड़ा है सर? इसमें विपक्ष की स्थिति को कहां पर आंकते हैं आप, चुनाव कैंपेन के नजरिए से और मुद्दों के नजरिए से? मेरे ख्याल में विपक्ष अपने आप को हैज टाइड इटसेल्फ इन नॉट्स। मेरे ख्याल में ये चौकीदार का मुद्दा एक कुछ अलग सा स्ट्रीम ले रहा है, पर मुझे ये नहीं लगता कि
इस चौकीदार की जो डिफेंस प्रधानमंत्री और लोग कर रहे हैं, ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन में जाएगा। पर दूसरी तरफ ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स तो आईएएफ ने की पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स पे, मेरे ख्याल में वो एक ग्रेट एडवांटेज प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को गया है। अब इससे कितना फायदा होता है जब इलेक्शंस होंगी, फर्स्ट फेज शुरू हो रही हैं अगले महीने से, ये तो बाद में ही पता चलेगा। बट ये जो लड़ाई बड़ी क्वियर ट्विस्ट एंड टर्न्स जो ले रही है चौकीदार की लड़ाई, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ मेजर फायदा बीजेपी को पहुंचेगी और बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस और बाकी अलाइंस को पहुंचेगा। पर ये बात ये है कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है और कितने वायदे पूरे किए हैं और कितने लोगों को फायदा पहुंचा है। और प्रधानमंत्री ने ये बार बार अपनी इलेक्शन स्पीचेस में कहा है कि हमारे 5 साल में उपलब्धियां ये हैं, गरीबों को हमने उठाया। ये कहां तक निशाना पहुंचता है आम आदमी तक, उस पे नजर रखनी चाहिए और ये तभी पता चलेगा जब वोट्स डलेंगी। तो मेरे ख्याल के हमको और कोई रास्ता तो है नहीं, पर वोटिंग होने तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, प्रेम शुक्ला, मुद्दों के आधार पर वोट क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं? आप दावा करते हैं, सरकार दावा करती है कि हमने ग्रोथ के स्तर पर, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर, हमने किसानों के लिए, फौज के लिए, सबके लिए कुछ काम किया, तो फिर मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं? सिर्फ हम चौकीदार की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो मुद्दों पर ही वोट मांग रहे हैं। देखिए जी, हम मुद्दों पर ही वोट मांग रहे हैं और जो मुद्दों की बजाय अन्य मुद्दों को अनावश्यक उठा रहे हैं उसका प्रत्युत्तर भी दे रहे हैं। हम मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं, हम बता रहे हैं कि किस तरह से 2014 के पहले सिर्फ 30% लोग जो है वो स्वच्छता के दायरे में शौचालय युक्त मकान उनके पास थे। आज 99% जो गांव है वो खुले शौच से मुक्त हो गए। ये स्वच्छता पर हमारी उपलब्धि है। 6 करोड़ लोगों के घरों में एलपीजी गैस पहुंच गया। तो जिन महिलाओं को धुएं का सामना करना पड़ता था, मैं तो जानता हूं, गांव के गरीब के घर में पैदा हुआ व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कि किस तरह से हमारी माता को गर्मी के मौसम में जो है रोटी सेकने में या हमारे लिए भोजन बनाने में क्या कष्ट होता था। तो उनके जीवन में स्वच्छ ईंधन देकर क्या गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, ये हम जानते हैं। जिस तरह से जो है आयुष्मान भारत के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को आप स्वास्थ्य के कवर में ले आते हैं, जिस तरह से घुटनों के ऑपरेशन, दिल का प्रत्यर्पण, दवाइयां बहुत सस्ती हुई है, ये सारे मुद्दे हम उठा रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों पर 24 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ, पहली सरकार है 1947 से लेकर 2019 तक के बीच में, जिसमें हर 5वें व्यक्ति को, आपके देश की 125 करोड़ आबादी 131 करोड़ अब होने जा रही है, लगभग हर 5वें, 5.5वें व्यक्ति को सीधा लाभ सरकार की किसी न किसी योजना से प्राप्त हुआ है और उसकी स्पष्ट सूची है। जो लाभ उसके लिए गया, मैंने राजीव गांधी जी के जमाने में 1985 में राजीव गांधी जी कह रहे थे कि भाई 1 रुपया चलता है, 15 पैसा गरीब के पास पहुंचता है। आप राइट्स तो क्रिएट कर रहे थे 2004 से 14 में, लेकिन राइट्स ट्रांसफर कैसे हो? आप कह रहे थे कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। 10 करोड़ से कम अकाउंट थे, हमने 35 करोड़ नए अकाउंट जनधन में खोल दिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करें तो हमने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाया है। अब हम गुणात्मक परिवर्तन लाकर लगातार हमको जो सफलताएं मिल रही हैं, उन सफलताओं के चक्कर में जो लगातार भ्रष्ट हो रही है। एक विकास गुप्ता जी ने प्रश्न किया, भाई वो लोग अगर जेल में क्यों नहीं है? भाई आप तो वकील हैं, आप तो जानते हैं जब कोई व्यक्ति बेल पे कब जाता है, बेल पे तब जाता है जब उसके अपराध के संदर्भ में एफआईआर फाइल हो जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होता है, उसको लगता है कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, तब वो बेल एप्लीकेशन डालता है और कोर्ट जो है कुछ शर्तों पर बेल देती है। ठीक है विकास, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? पर गया व्यक्ति है, उसके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई, ये उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। विकास रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? छोटा सा मुद्दा, आखिरी 10 सेकंड, ये नहीं आखिरी 10 सेकंड, हमारे आदरणीय राजकुमार भाटी जी ने कहा, नहीं वो मुझे मुद्दा उसका, एक राजकुमार भाटी प्रधानमंत्री जी को विनम्र नहीं कहा जाता। भाई एक इनको अखिलेश सिंह यादव, जो एक महिला पत्रकार उनसे पूछती है बलात्कार के मामले में उत्तर, तो कहते तुम पे तो बलात्कार नहीं हुआ, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो सफाई कर्मियों के चरण पखार रहा है। तो विनम्र कौन है? महिला पत्रकार से बलात्कार नहीं हुआ कहने वाला, ढोंग को आप विनम्रता मानते हैं? ढोंग को आप विनम्रता मानते हैं? इसी पैर धोने का ढोंग करना विनम्रता? अच्छा, ये ढोंग है, ये ढोंग है 100% ढोंग है। किसी सफाई कर्मचारी के आपके आंसू नहीं पहुंचे 5 साल में? पत्रकारों से सफाई कर्मचारी सीवर में दम घुटने से मर जाते हैं, प्रधानमंत्री की आंख में कभी आंसू नहीं आए। समझ लीजिए, ये ढोंग है पैर धोना। पार्टी की पैर धोते फोटो खिंचवा लेना 3 लोगों के, और करोड़ों सफाई कर्मचारी परेशानी दूर नहीं करेंगे। 3 लोगों को पैर धोते फोटो खिंचवा लेंगे, इसे ढोंग कहते हैं।
चरण पखारने का प्रधानमंत्री ने जो सत्कर्म किया है, विकास गुप्ता की उससे जो लोग हमेशा दलितों का उत्पीड़न करते हैं, समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसी पार्टी कार्यकर्ता पर दलित उत्पीड़न के मुकदमे उत्तर प्रदेश में नहीं है। दलितों का विरोध ठीक है, ओके, ऑलराइट, विकास गुप्ता, सरकार कहती है कि हमारे पास हमारा जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो हम जनता के सामने, हम उसके साथ हम जाएंगे। सरकार कहती है कि हमने जो गरीबों के लिए, जो आदिवासियों के लिए, या जो पिछड़ों के लिए, या महिलाओं के लिए किया है, हमारे पास वो सब आंकड़े हैं और हम उन आंकड़ों के साथ भी जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष लग रहा है कि कुछ एक आध मुद्दों पर ही फंसा हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के पास बहुत ज्यादा मुद्दे हैं नहीं। आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजी हम लोगों ने देखी है अब तक, उसमें कोई ऐसा मुद्दा जिसपे आप काउंटर कर सकें। सिर्फ राफेल का एक मुद्दा आप लोगों ने पकड़ा हुआ है, वो ठीक है, लेकिन उसमें भी आप बहुत ज्यादा कमजोर साबित दिनों दिन होते जा रहे हैं। कम से कम आपके बयानों को देख के तो कम से कम यही लगता है। फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी? आप किन मुद्दों पर काउंटर करेंगे गवर्नमेंट का? क्योंकि जनता तो ये देखेगी ना मुद्दे पे कितना काउंटर कर रहे हैं, आप कितना कन्विंस कर पाते हैं जनता को कि आप उनसे बेहतर हैं। फिर किन मुद्दों पर आप बताएंगे कि कांग्रेस या विपक्ष एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी से बेहतर है? दीपक जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जो ये कहते हैं कि हमने चूल्हे पहुंचा दिए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि शहरों में पाइप गैस लाइंस जो इतने सालों से डल रही थी, उससे जो एक रिलीज हुए गैस सिलेंडर्स वो गांव में पहुंचे हैं। लेकिन अब मैं आपको चारों बातों में बताऊंगा कि रूरल डिस्ट्रेस से लेके, अनएम्प्लॉयमेंट से लेके, इकोनॉमी से लेके और डिमोनेटाइजेशन और डिजिटल इंडिया तक के, इन्होंने कहा कि हम 6 साल में फार्मर जो इनकम है उसको डबल कर देंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा दीपक जी कि आज एग्रीकल्चर ग्रोथ सिर्फ 2% है। अगर 30 साल में भी अगर ये 2% के ग्रोथ पे चलेंगे, जो अभी इनकी पिछले 3 साल से आ रही है, आप अगले आने वाले 30 साल में भी फार्मर की इनकम को डबल नहीं कर सकते। 6 साल तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, डीमोनेटाइजेशन की इन्होंने कहा गोल पोस्ट हर वक्त चेंज होते रहे कि 16 लाख करोड़ रुपया बैंकिंग सिस्टम में वापस आया। और डिजिटल इंडिया की बात करी, अभी आप आरबीआई का डेटा देखिए, 16 लाख करोड़ की जगह अब बाजार में वापस कैश 18.5 लाख करोड़ रुपए आ गया। तो जो डिजिटल इंडिया की ये बात करते हैं वो एक महज फेलियर है। तीसरी बात, एग्रीकल्चर के बाद 65% जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो स्मॉल और मीडियम स्केल सेक्टर में होती हैं। आज देश में स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइज की कमर टूटी हुई है। जिनकी 4 फैक्ट्री होती थी वो 3 बंद है, जिसकी 1 चल रही है, उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज सिर्फ 30% है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर 10 करोड़ में अनएम्प्लॉयमेंट पूरी, इन्होंने बताना चाहता हूं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर 10 करोड़ में अनएम्प्लॉयमेंट पूरी इन्होंने 5 साल में दिए होते तो आपको 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लाने की 5वें साल में आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अगर 10 करोड़ नौकरियां मिल चुकी होती। हाँ, सुनील सिंह, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बात सिर्फ राफेल की नहीं है, विपक्ष आप पर गठबंधन, मुझे उत्तर देने का अवसर दें कृपया। इनको आप अनर्गल आरोप लगाने का अवसर देते हैं। मैं अपनी बात रख रहे हैं। आप इनसे प्रश्न कुछ, मैं आ रहा हूं आपके कुछ देते हैं, आप उनको उत्तर देने का अवसर देते हैं। हाँ। मुझे मेरा उसका प्रत्युत्तर देखिए, यदि आप प्रत्युत्तर देने का अवसर नहीं देते, आप आरोप पत्र पढ़वा रहे उनसे, तो फिर इस बहस, चलिए उत्तर दीजिए, आप उत्तर दीजिए। शुक्ला जी उत्तर दीजिए। बहिष्कार करता हूं। ओके, उत्तर दीजिए शुक्ला जी, उत्तर दीजिए। देखिए आपने प्रश्न, सुनील जी आ रहा हूं आपके पास, मेरा टर्न है। नहीं, सुनील जी आ रहा हूं, आप ही के सहयोगी हैं। सुनील जी आप ही के सहयोगी हैं, आ रहा हूं आपके पास। हाँ शुक्ला जी, सहयोगी की बात, शुक्ला जी संक्षेप में, मुझे आगे बढ़ना है, आप ही के सहयोगी के पास जाना है। जो आरोप लगाए इन्होंने कृषि के संदर्भ में आरोप लगाया। कृपया करके मुझे बता दीजिए, कांग्रेस के कार्यकाल में कभी कृषि आयोग का गठन भी क्यों नहीं हुआ? एक, कितना आपके यहाँ विकास दर की वृद्धि दर, वो आंकड़ा बता दीजिए। और कृपया करके एम एस स्वामीनाथन, जो सबसे बड़े इस देश के कृषि कार्य के संदर्भ में विशेषज्ञ हैं, वो कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ कहते हैं कि आदरणीय मोदी जी की सरकार के कारण 1.5 गुना जो है हमारे यहाँ न्यूनतम जो समर्थन मूल्य हुआ, और 2 गुना करने की दृष्टि में अग्रसर, और बजट उसका साक्षी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं स्वामीनाथन कह रहे हैं, जो विकास गुप्ता की तुलना में बड़े विशेषज्ञ हैं। और जब हम कृषि की बात करते हैं और कहते हैं एलपीजी गैस, भाई हमने पहली बार, लाल बहादुर शास्त्री जी एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा कि इस देश के लोगों को एक दिन के लिए व्रत करना चाहिए, गेहूं हमको आयात नहीं करना है, और लोगों ने मान लिया। मोदी जी पहले व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री उसके बाद जिनके कहने पर लोगों ने सब्सिडी वापस की और लोग गरीबों के घर में सिलेंडर पहुंचा। अब सिलेंडर को बता रहे कि नहीं, यहां से नहीं, वहां से आ गया। तो भैया ये स्थिति तो पहले भी थी,
शुरू कर दी होती योजना 2009 में, क्यों नहीं शुरू कर दी? क्योंकि आपके पास गरीबों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने का कोई संकल्प ही नहीं। दीपक जी, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। एमएसएमईज के संदर्भ में ऐसे फंस जाएंगे। सुनील जी का टर्न है, सुनील जी को सुन लेते हैं। सीआई ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने अभी आंकड़ा घोषित किया है, इसमें 1 लाख ओके प्रेम जी, एमएसएमईज में सर्वे के बाद कहा है कि 13.8% एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हुई है। तो आप किसको झूठे आंकड़े? ऑलराइट, सुनील जी एनएसओ की रिपोर्ट क्या हुई? एनएसओ की रिपोर्ट का क्या करें? सुनील जी। हाँ जी प्रश्न करें डोभाल जी। जितने भी मुद्दे विपक्ष गिना रहा है, शुक्ला जी ने एक एक करके उत्तर देने की कोशिश करी है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास मुद्दे अभी हैं, हमारे पास सिर्फ राफेल ही मुद्दा नहीं है, हमारे पास सिर्फ दूसरे मुद्दे नहीं, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट से लेकर हमारे पास दूसरे मुद्दे भी है जिनको हम लेकर जाएंगे। कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष ने अभी तक जो अपना रुख अपनाया है उसमें विपक्ष के पास जितने मुद्दे हैं वो नकारात्मक मुद्दे हैं। अब अगर राफेल की बात कर ले तो राफेल की बात जब कोर्ट से सेटल हो गई, सीएजी की रिपोर्ट आ गई, हर तरह सेटल होने के उसमें मुद्दे जान नहीं बचा, फिर भी उसमें एक कुछ न कुछ नया ला करके दिग्भ्रमित करना कि चोरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे दस्तावेज चोरी से तात्पर्य था कि उसकी कॉपी वहां पर उपलब्ध हो गई, वो अपनी जगह पर है। लेकिन इसके साथ ही जितने भी आप देख लें मुद्दों में भ्रम की स्थिति, तो जिस तरह से राज्य सरकार ने माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में न्याय के साथ का विकास बिहार में किया और केंद्र सरकार ने विकासात्मक कार्य पूरे देश में किया, इससे जनता पूरी तरह से प्रभावित है। और अगर देख ले तो आयुष्मान शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, अब ये प्रश्न करके रोजगार का आप आंकड़ों की बाजीगरी अगर छोड़ दें तो आज जिस तरह से बिहार में और कहीं पर सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर में जो विकास कार्य हुए हैं वो उनको देखने चाहिए। वहां कुछ कहने को विपक्ष को है नहीं, तो ये नकारात्मक मुद्दे उठाते हैं। राजकुमार भाटी, इतने सारे मुद्दे आप गिनाते हैं, अभी गुप्ता जी ने भी बहुत सारे मुद्दे गिनाए, लेकिन हमने नहीं देखा कि किसी भी विपक्ष के किसी राष्ट्रीय नेता ने इन मुद्दों को तवज्जो दी हो। आप टीवी डिबेट्स पे तो बहुत सारे मुद्दे गिना देते हैं कि बेरोजगारी का मसला है, अर्थव्यवस्था का मसला है, शिक्षा का मसला है, लेकिन ये चुनाव कैंपेन में आपका हिस्सा क्यों नहीं है? चुनाव कैंपेन में आपके पर्सनल अटैक्स ही ज्यादा क्यों नजर आते हैं? नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं दीपक जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आपके पास समय नहीं है जाने का, हमारी सभाओं में जाके देखिए आप, हमारे गांव अभी हम बूथों पे मीटिंग करके निपटे हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर एक बूथ पे मीटिंग की और हमने वही तमाम मुद्दे उठाए हैं। बेरोजगारी भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, नौजवान भी मुद्दा है, किसान भी मुद्दा है। देखिए, अभी जो शांतनु गुप्ता जी ने कहा था थोड़ी देर पहले कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था हम लोकपाल लेके आएंगे। अगर ये भ्रष्टाचार के विरोध में होते और भ्रष्टाचार को रोकना चाहते तो ये लोकपाल लेके आते। लोकपाल की मीटिंग तक नहीं कर पाए, मीटिंग भी तब की है आचार संहिता लगने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई है। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि मैं संसद में जो दागी सांसद हैं उनको बाहर करूंगा, उनके खिलाफ एक स्पेशल एसआईटी गठित करूंगा। कौन से दागी सांसद बाहर हो गए? इन्होंने कहा था हम चुनावी चंदे में ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, पारदर्शिता लेकर आएंगे। ये ऐसी ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर आए हैं, ना तो खरीदने वाली कंपनी का नाम पता चलेगा, ना उसने जिस पार्टी को दिया ना उसका नाम पता चलेगा। ये इनकी ट्रांसपेरेंसी है, ये हर मामले पे फेल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं काला धन लेकर आऊंगा, वो नहीं आया। 15 लाख रुपए नहीं आए, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, 370 खत्म नहीं हुई, कश्मीरी पंडित वापस नहीं बसाए गए, महंगाई कम नहीं हुई, पेट्रोल 35 रुपए लीटर नहीं हुआ, रुपए की कीमत डॉलर के बराबर नहीं हुई। कौन सा वादा इन्होंने? और हम तमाम ये मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार चुनाव में उठा रहे हैं। आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, हम ये उठा नहीं रहे हैं। और हमारे पास ढेर मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं कि जवाब नहीं दे पाएंगे। शांतनु दीपक जी इन्होंने पहला मुद्दा उठाया कि लोकपाल कानून क्यों नहीं बना। आजकल कांग्रेस से पता नहीं इनके रिश्ते अच्छे हैं नहीं है, उनसे पूछिए। खरगे जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है मीटिंग का बायकॉट करके बैठे हैं और मीटिंग ही नहीं होने दी लोकपाल की। लोकपाल की जो चर्चा होनी थी उसकी मीटिंग ही नहीं होने दी खरगे जी ने। ऑन रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड है, देख लीजिए। खरगे जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो मीटिंग नहीं अटेंड करी, वो नाराज होकर नाक टेढ़ी करके बैठे हैं। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी नहीं होगा। देखिए सबको पता है 5 साल कैसे सरकार चली। इनकी पार्टियां भी जनता के पास जाएंगी, भाजपा और उसके गठबंधन के दल भी जनता के पास जाएंगे। अब जनता के पास है। अभी एक बात होने लगी, एक नया कैडर डेवलप हुआ है जिसका नाम है बेनिफिशियरी का कैडर। 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी
योजना से लाभ हुआ है। ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, आप गांव में देखिए आंकड़े हैं, कहीं शौचालय मिलेगा, कहीं जनधन का अकाउंट मिलेगा, कहीं मुद्रा का लोन मिलेगा, कहीं उज्ज्वला मिलेगी। तो जो नया काडर बना है, तो ये जो जाति पाति के नाम पे जितनी पार्टियां बनी थी अब ये तिलमिला रही हैं। तो वहां दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि अब ये जाति की राजनीति खत्म होके, जिसे पहले बोलते थे अंग्रेजी में पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन, अब पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन और पॉलिटिक्स ऑफ बेनिफिशियरी जो शुरू हुआ है, वो एक अलग साइलेंट वोटर आएगा इस चुनाव में। देखिए आप ऑलराइट, डंडा लिए बैठे हैं जनधन योजना वाले, उनके सारे अकाउंट में पैसे कट गए हैं। आप जाओ वोट मांगने, डंडा लेके स्वागत करेंगे आपका। उज्ज्वला वालों के दोबारा सिलेंडर नहीं भरे गए हैं, वो सिलेंडर जो खूंटी पर टंग गए हैं। टीआर रामचंद्र, फर्जी आंकड़े हैं सब, 23 मई को देखिए आप। और मुद्रा योजना में 90% लोन 23,000 मिला है। भ्रमित ये करने उनकी का वेबसाइट पे प्रयास जाके न चेक कर करें। सकते हैं। जो फर्जी आंकड़ों ओके, स्टूडियो में चल सकते हैं। अगर आप जमीन पे रहते हैं, अगर आप जमीन पे रहते हैं तो 23,000 में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से धंधे शुरू हो सकते हैं। अपनी राजनीति से उठाने के लिए जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। ऑलराइट, टीआर रामचंद्रन, ये चुनाव किन बातों के लिए याद किया जाएगा? आप सुन रहे हैं पक्ष और विपक्ष दोनों की बात, एक न्यूट्रल मुझे एक व्यू बताइए, ये चुनाव किन बातों के लिए याद किया जाएगा? ये याद किया जाएगा पर्सनल अटैक्स के लिए, या इन मुद्दों पर चुनाव में मुद्दे उठ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है जो जमीनी मुद्दे हैं, चाहे वो विकास से जुड़े हुए सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, क्या वो सामने आ पा रहे हैं, या विपक्ष को जो मुद्दे उठाने चाहिए वो सामने आ पा रहे हैं? क्या मुद्दे हमारे चुनावी फलक में कहीं दिखाई दे रहे हैं, या सिर्फ अटैक्स और आरोप ही दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ये बड़ा सीरियस मसला है। अटैक और काउंटर अटैक से कोई मुद्दे उभर के आते नहीं है। मुद्दे जो उठाने चाहिए वो कहीं साइड पे घुस गए और ये सिर्फ अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं। देखिए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नकार नहीं सकते। सबसे पहली बात तो है कि बेरोजगारी के वजह से लोगों में आक्रोश है। किसान को अपना वक्त ना मिलने का, भत्ता ना मिलने का आक्रोश है। किसान की जो असुविधाएं हैं और जो तकलीफें उसको पिछले 2-2.5 साल 3 साल से उठानी पड़ी हैं, वो एक अलग किस्सा है। आपने बिलेटेडली कुछ भी अगर पैसा दिया हो तो अच्छी बात है, पर उससे राहत जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। अगर हम बार बार सब मिलके कह दें कि बिल्कुल हर चीज ठीक है, किसान अपने मजे कर रहा है, उसके पास पैसे हैं, फसल से अच्छा मिला है, वो नई बात सच है। बेरोजगारी की हालत बहुत ही खराब है। तो ये मुद्दों का इश्यू है और गरीब से गरीब लोगों का मुद्दों का इश्यू है। तो मेरे ख्याल में ये जब इलेक्शन बढ़ेगी तब पता चलेगा कि लोगों में कितना आक्रोश है। अगर हम कह दें कि सब कुछ ठीक है, भाई कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूशन बीजेपी सरकार और मोदी की है। अगर हम कह दें ये हंकी डोरी है और इस वक्त सिर्फ दूध और हनी फ्लो कर रहा है इस देश में, तो वो भी बिल्कुल गलत चीज होगा। तो ये जो इलेक्शन होगा ये डिसाइसिव होगा। लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से सर, हम परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें, जितने भी पैरामीटर्स हैं, अगर हम परफॉर्मेंसेस के हिसाब से देखें, पिछली सरकारों से ज्यादा क्या आपको नजर आती है सरकार की परफॉर्मेंसेस? क्योंकि सरकार का दावा यही है कि जितनी भी पिछली सरकारें रही हैं उनसे हमारा, क्योंकि सरकार, आपने जो कहा वो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि सरकार ने भी नहीं कहा है कि हमने सब कुछ एक झटके में ठीक कर दिया, लेकिन सरकार लगातार इस बात को कह रही कि जो जनकल्याणकारी नीतियां हैं जो पिछले कई सालों तक रुकी रही, अटकी रही, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे वो मजदूरों का मामला हो, पिछली सरकारों से ज्यादा बेहतर काम और ज्यादा अच्छी स्पीड में किया है इस गवर्नमेंट ने। ठीक है, आप जरूर कहेंगे कि आपने बड़ी अच्छे स्पीड में किया। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता कि कुछ भी नहीं हुआ है। ये कोई भी नहीं मान सकता, क्योंकि देखने में बहुत सी चीजें हुई हैं जो आम जनता और गरीब को लाभ पहुंचाया है। पर जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को डेली अफेक्ट करती हैं, उस पे उनको ज्यादा तकलीफ है अभी भी, और जो सहूलियत मिलना चाहिए थी वो नहीं मिला है। तो इसी नोट पे मैं कड़क सवाल, हाँ, लोगों में है, ये सिर्फ एक सेक्शन तक सही मत नहीं है। ऑलराइट, इसी के साथ मैं कड़क सवाल का जवाब देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। छोटे छोटे रिएक्शन इसके बाद में लूंगा। हमने एक कड़क सवाल पूछा था अपनी देश की जनता से कि क्या मोदी सरकार की चौकीदार मुहिम चाय वाला की तरह जादू दिखा पाएगी? ये सीधा सा सवाल था, इस पर रिएक्शन आए हैं, बड़े दिलचस्प रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं। जनता का यह मानना है कि हां, जैसे चाय वाला मुहिम ने रंग दिखाया था और सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं माहौल बना था,
चौकीदार मुहिम भी सरकार के पक्ष में जाएगी, ऐसा मानने वाले 85% लोग हैं और सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि नहीं, ये चाय वाला मुहिम की तरह रंग नहीं दिखा पाएगी। प्रेम शुक्ला, आपका रिएक्शन इस पर सर? नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की बारंबार अवमानना की गई है, 2002 के चुनाव में श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर शब्द का प्रयोग किया, उसका परिणाम लोगों ने देखा। पिछले चुनाव में श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने नीच जात का कहा, बाद में जो है चाय वाला मणिशंकर अय्यर ने कहा, गंगू तेली कहा, क्या क्या अवमानना का प्रयास नहीं। और जितना भी मोदी जी की अवमानना का अभियान चलाया गया कांग्रेस की तरफ से या उनके बगल बच्चों की तरफ से, उसका परिणाम ये रहा कि सामान्य जनता ने देखा कि एक व्यक्ति ईमानदारी से, पारदर्शिता से, निष्ठा से भारत के विकास के लिए सतत कार्य कर रहा है। उस व्यक्ति की अवमानना करने के अतिरिक्त नामदारों के पास अन्य कोई कार्य नहीं है, तो जनता ने समर्थन दिया। वो समर्थन आज आपके टेलीविजन चैनल के आपके मुहिम में भी दिखाई दे रहा है, आपका जो ओपिनियन पोल है। लेकिन अभी इस पोल को भी अभी हमारे जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जो कांग्रेस के समर्थक आदरणीय विकास गुप्ता जी हैं, ये कह देंगे तो फर्जी पोल है, कम लोगों का सैंपल है। तो स्वाभाविक तौर पर एक जो है गज नकार वृत्त संस्कृत है, जिसका अर्थ सामने हाथी खड़ा है, फिर भी कह दो कहां है हाथी, कहां है हाथी, तो ये कहने का उनको अधिकार है। ठीक है, विकास जी, आपका रिएक्शन सर? जनता कह रही है कि ये काम करेगा, चौकीदार मुहिम काम करेगी। देखिए, मैं इस वाले पोल पे तो कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं, लेकिन पिछली बार जब प्रेम शुक्ला जी ने कुछ सवाल रखे मेरे कहने के बाद, उसका संक्षिप्त में जवाब देना चाहूँगा कि प्रेम शुक्ला जी, जो पहले सब्सिडी पे 350 रुपये का सिलेंडर था, आज उसकी कीमत 800 रुपये हो गई। स्वामीनाथन कमीशन में जो आपने 1.5 टाइम्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात कही है, उसमें किसान की मजदूरी शामिल नहीं है, जो 70% लागत कॉस्ट में होती है, वो आपने 1.5 टाइम्स नहीं करी है, उसमें नहीं कर। और तीसरी बात, जब 85 लाख करोड़ रुपए आपने कहा था, जिसपे आपने ब्लैक मनी का विधेयक लेके आप अध्यादेश लेकर के आए, कानून बनाया, उसमें आपने पिछले 4.5 साल में एक भी चार्जशीट ब्लैक मनी आपका है, ले भी आएंगे, ले आ रहे हैं, ले आएंगे। मिशेल मामा को ले आए हैं, उनके चाचा विजय मलैया को भी ले आएंगे, सारे लोग जेल जाएंगे और राहुल गांधी जी तंग होकर जो है वो नानी के घर भागने का प्रयास करेंगे। इन ऑप्टिक्स से कुछ ये तो जनता तय करेगी ना विकास जी, आपको तय करना होता तो कुछ नहीं होता। जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन अपना हित जानती है और अपना हित भी समझती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सुनील सिंह, आपका रिएक्शन सर? क्या आप अब ये मान लिया जाए कि इस तरह की जो मुहिम है उसमें अगर जनता का सपोर्ट आपको मिल रहा है तो फिर आगे और होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुद्दे तो विपक्ष अभी भी उठा रहा है, दूसरे मुद्दे हैं विपक्ष के पास। देखिए, हम जनता के बीच सकारात्मक मुद्दे लेके जा रहे हैं। हमने जो विकासात्मक कार्य किए हैं राज्य में या देश में, और उसके साथ ही जो जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया है, जिस तरह हमारे लाभुकों की संख्या बढ़ी है और योजना से लोग लाभ उठाए हो, चाहे वो नौजवान हो चाहे किसान हो। जब विकास होता है तो विकास होने के बाद एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोडक्ट है, एम्प्लॉयमेंट होता है, खुशहाली आती है। अब किसानों को भी हमने 1.5 गुने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे दिया है, किसानों के लिए फसल बीमा योजना किया है, किसानों को खुशहाल रखने का, नौजवानों को, जवानों को। तो सारे विकासात्मक और जन कल्याणकारी योजनाएं करके हम ये सकारात्मक मुद्दे लेके जनता के पास जा रहे हैं। और विपक्ष से भी आग्रह है कि वो भी सकारात्मक राजनीति करे, नकारात्मक मुद्दों से राजनीति का स्तर गिरता है। ठीक, राजकुमार जी, वैसे तो इस पर चर्चा और लंबी हो जाती है, लेकिन अब भी वक्त है विपक्ष का एकजुटता दिखाकर जो मुद्दे आपने और विकास जी ने यहाँ पे गिनाए, जो मुझे तो कहीं नजर आते नहीं, आप कह रहे हैं कि आपके कैंपेन्स में हैं, लेकिन अगर वो नजर नहीं आ रहे हैं तो ये भी एक थोड़ा सा चिंतनीय विषय है आप लोगों के लिए। क्या आप लोग इन मुद्दों पर अभी भी एकजुट होकर विपक्ष की एकजुटता दिखाकर कहीं आएंगे, या अब रहने ही दें इस सवाल को? नहीं, आप अपना रिपोर्टर भेजने का कष्ट करें। जो हमारी सभाएं हो रही हैं, चुनाव कैंपेन चल रहा है, और उसमें ईमानदारी से रिपोर्टर से कहें कि वो आके आपको बताए कि ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, नहीं उठाए जा रहे हैं। दूसरी बात, जो आपका जो कड़क सवाल पूछते हो और इस पर जो आप पोल कराते हो, मेरा सुझाव ये है इसके आंकड़ों में थोड़ा फेरबदल कर दिया करो। अच्छा। ये हमेशा बीजेपी के पक्ष में 85% ही आते हैं और विरोध में 15% ही आते हैं,
तो एक संदेह सा पैदा हो जाता है लोगों में, एक विश्वास आप भी थोड़ा संदेह से पीछे कर दे करो, कभी 14%, थोड़ा वस्तु स्थिति, आप भी 16%। थोड़ा वस्तु स्थिति देख लें। आप हमेशा संदेह की नजरों से देखते हैं। आपके तमाम आरोप हमने देखे हैं कि आपके दर्शक पेड हैं, आपके दर्शक पेड हैं, ये तो ट्रोल्स हैं। मुझे लगता है आपको वस्तु स्थिति झांक लेनी चाहिए आसपास, थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली लें। राजकुमार जी पॉजिटिवली लिया कीजिए ना। मैंने दीपक जी बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कतई नहीं कहा। नहीं, मुझे आपके चैनल पे पूरा भरोसा है। खैर, शांतनु मोड में रहते हैं। दीपक जी अंग्रेजी में कहावत होती या दीपक जी अंग्रेजी में कहावत होती है शूटिंग द मैसेंजर। जब आपको मैसेज ना पसंद आए तो आप मैसेंजर को ही शूट कर दें। तो ये कर रहे हैं भाटी जी की चैनल ही भ्रष्ट है, उसके आंकड़े भ्रष्ट हैं, उसका पोल भ्रष्ट है। ये आप बोल रहे हैं, ये आपके शब्द हैं। इतना तो देखिए कोई भी तात्पर्य निकाल सकता है। आपके कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना ही तात्पर्य निकाल लेगा। देखिए ये जो 85% डेटा यहाँ आ रहा है, या जनता में जो दिख रहा है, वो केवल इस मैं भी हूँ चौकीदार कैंपेन का रिजल्ट नहीं है। ये प्रधानमंत्री की खुद की छवि, जो संसद के गलियारों से लेकर मंत्रालयों के गलियारों तक जो सारे दलालों की जो वहां से छटनी हो गई है, और चाहे जिसको अपने अपने लेवल पे जिसको स्कीम मिली है उसको स्कीम मिली है, जिसको आंकड़े समझने हैं वो देख रहा है इन्फ्लेशन कैसे 10 से 5 हो गया, कैसे जीडीपी बढ़ रहा है, कैसे 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई, कैसे वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपन 70 अंक ऊपर आ गए। तो सारी चीजें जो देख पा रहा है, देख रहा है, अधिकतर उसे अच्छा दिख रहा है। देखिए जैसे रामचंद्र जी ने कहा कि बहुत कुछ करने को है, लेकिन जितने अवेलेबल नेता हैं, पार्टियां, आशा जनता को मोदी जी से लग रही है, ऐसा ये आंकड़े बता रहे हैं। राजकुमार, मैं एक बार आपके पास आऊंगा। ऑप्शंस की थोड़ा सा कमी है, जो बार बार कहा जाता है कि विपक्ष के हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। जनता अगर विकल्प ले भी तो किसे ले, फिर ऑप्शन क्या है फिर विपक्ष में? ना एकजुटता है, ना कोई गठबंधन नजर आ रहा है। आपने मुझसे पूछा क्या? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं, ऑप्शन तो जनता के पास, अब जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होना है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस है, उधर एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन है। तो जनता उनमें से ऑप्शन चुनेगी। जनता प्रत्याशी भी देखेगी, जनता मुद्दे भी देखेगी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में चुनाव बीजेपी के खिलाफ नहीं होना है, वो ममता बनर्जी के खिलाफ होना है। अब सारे लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, तो इसका निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को फायदा होगा, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है वहां पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जनता अभी तक कंफ्यूज है। और हम मायावती जी को ऑप्शन लें, हम ममता बनर्जी को ऑप्शन लें, हम राहुल गांधी को ऑप्शन लें, हम शरद पवार को ऑप्शन लें। पूछ रहे हैं। हाँ, आप प्रधानमंत्री के लिए पूछ रहे हैं। देखिए विपक्ष का संविधान इसमें स्पष्ट चेहरा तो विपक्ष का, देश का संविधान स्पष्ट इसमें प्रावधान करता है कि पहले लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है, और लोकसभा सदस्य चुनकर फिर अपना नेता तय करते हैं, और जो उनका नेता होता है वही प्रधानमंत्री देश का होता है। चलिए, तो आप संविधान के अनुसार चलेंगे, हम चुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री तय करेंगे। ये कोई अमेरिका थोड़ी है कि पहले प्रेसिडेंट तय हो जाएगा, प्रेसिडेंट के लिए वोट पड़ेंगे। और चुनाव कहां से तय होंगे? यूपी से। चुनाव पूरे देश के 543 सीटों पे चुनाव होगा, 543 सीटों पे तय होगा। ऑल राइट सर, ऑल राइट। टी.आर. रामचंद्रन वापस आते हैं। ये जो 10 सेकंड देंगे। हाँ 30 सेकंड दे रहा हूं सर आपको। हाँ देखिए, मैं ये टी.आर. रामचंद्रन आप बोलिए सर। आपके आंकड़े निकले हैं, टी.आर. मेरे ख्याल पे इस पे मैंने कहा ये जो आपका रिजल्ट निकला है, मेरे ख्याल में ये थोड़ा फारफेच सा लगता है, क्योंकि अब मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को आपने इस पे इंक्लूड किया है, बट नेवरदलेस मेरे ख्याल में ऑपोजिशन के लिए फिलहाल टास्क थोड़ा अपहिल सा लगता है, मुश्किल सा लगता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी और प्रधानमंत्री खासकर मोदी साहब की कैंपेन अपनी जगह पे है। अब देखना पड़ेगा कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो उनको पार ले जाती है। दूसरी तरफ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक लोगों को खट रही है, और उनको बहुत सी तकलीफें अभी रहती हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कह देना कि कोई 90% वोट ले जाएगा तो ये भी कोई ज्यादा ही कहना होगा। तो हम इंतजार कर लें। मेरे ख्याल में एक फाइट तो है, और ऑपोजिशन की कोशिश है कि वो फाइट दे। अगर मोदी साहब इज एबल टू कन्विंस द इलेक्ट्रेट कि उन्होंने जो किया और इलेक्ट्रेट मान ले तो ठीक बात है, तो मोदी साहब जीत के आएंगे और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसको एक बार जीत के आए और इलेक्ट हो जाएं तो इसको तो कोई नकार नहीं सकता। बिल्कुल, जनता जो भी अपना फैसला सुनाएगी वो ही सर्वोपरि होगा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। और हम यहाँ पर कितनी भी बहस कर लें, बहुत सारे आयाम हम निकाल सकते हैं, बहुत सारा विश्लेषण हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे एंगल्स निकाल सकते हैं, लेकिन आखिर में जो तय करना है वो है देश की जनता को। और उसमें अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 1 महीने से भी कम समय में
पोलिंग शुरू हो जाएगी और 23 मई को यह क्लियर हो जाएगा कि इस देश की जनता को किस पर भरोसा है। बहरहाल आज की देश की बात में मेरे साथ इतना ही, लेकिन फिलहाल हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शुक्ला जी आपका शुक्रिया, विकास गुप्ता जी, डॉक्टर सुनील, राजकुमार भाटी जी, शांतनु गुप्ता जी, टी आर रामचंद्रन, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर जो बात मैंने शुरुआत में कही कि हम विश्लेषण बहुत कर सकते हैं, हम अलग अलग आयाम दे सकते हैं, अलग अलग रंग आपको दिखा सकते हैं, लेकिन जनता को ही तय करना है कि वो किस पर भरोसा करती है। इस खास एपिसोड में फिलहाल देश की बात के इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए देश और दुनिया की जुड़ी हुई आप देखते रहिए जी प्रेजेंस। नमस्कार।